गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था और ड्यूरिंग लास्ट सेकंड हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। उसके एक दो पॉइंट डिस्कस करेंगे और उसके बाद कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पढ़ा था। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को मैंने कैसे दिखाया था, ये अर्थ का एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसको जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने बोला था। और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए मैंने एक मैग्नेटिक डायपोल अर्थ के सेंटर पर लिया था। उस डायपोल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से अबाउट 11.5 डिग्री एंगल पर था, ऐसा एज्यूम करते हैं। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, यही मैंने मैग्नेटिक फील्ड दिखाया था। तो मैंने इस पोजीशन के लिए इस पोजीशन के लिए डीप एक्सप्लेन किया था। यहां पर मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मैग्नेटिक इक्वेटर पर और मैग्नेटिक पोल पर BH कितना होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर देखो, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अपने को, यहां पर अगर इस पोजीशन पर हम लोग होंगे तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल दिखेगा। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, तो इस पोजीशन पर हम लोग रहेंगे, इस पोजीशन पर इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर, तो अपने को मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखेगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है, क्योंकि सारा मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो मैं बोल सकता हूं कि इक्वेटर पर, मैग्नेटिक इक्वेटर पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। जब हम लोग मैग्नेटिक पोल्स पर आएंगे तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखो तो वर्टिकल है, अपने को यहां पर मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल दिखेगा। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड अपने को मैग्नेटिक इक्वेटर पर ये दिखेगा B। तो इसका ये कंपोनेंट BH कंपोनेंट कितना, 0। तो मैग्नेटिक पोल्स पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का वैल्यू, मैग्नेटिक पोल्स 0 होगा। तो जैसे मैंने यहां पर डीप एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा, यहां पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का 0 होगा। बाकी के पोजीशन के लिए सिचुएशन के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे अर्थ के किसी प्लेस पर अपने को डिप मेजर करना हो तो कैसे मेजर करेंगे। तो अर्थ के किसी पोजीशन पर डिप मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिप सर्कल। अब इस डिप सर्कल के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है, लेकिन अपने को अपने कोर्स में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। अपने कोर्स में 2 कॉन्सेप्ट सीखने हैं, वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा क्या सीखना है। उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए डिप सर्कल का डायग्राम कैसा होता है, कैसे वो वर्क करता है, इसका रफ आइडिया अपने पास होना चाहिए। तो मैं एक रफ डायग्राम के बेसिस पर
डीप सर्कल कैसे वर्क करता है उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। पहले तो डीप सर्कल के बारे में हेडिंग लिख देता हूं। डीप सर्कल ये क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट to measure depth at a place। तो किसी पोजीशन पर, अर्थ के किसी प्लेस पर अपने को डीप मेजर करना हो तो डीप सर्कल यूज करते हैं। अब डीप सर्कल होता क्या है? डीप सर्कल में एक वर्टिकल सर्कुलर स्केल होता है। वर्टिकल सर्कुलर स्केल जिसका टॉप पोजीशन 90 डिग्री एंगल का होता है और हॉरिजॉन्टल पोजीशन 0 डिग्री का होता है। और इसमें ग्रेजुएशन कर दिया जाता है 0 से 90 तक चारों क्वाड्रेंट में। इसको बोलते हैं वर्टिकल सर्कुलर स्केल। इस वर्टिकल सर्कुलर स्केल में एक मैग्नेटिक नीडल पाइवोटेड रहता है डीप सर्कल के सेंटर पर, इस तरह से। इसको एज्यूम करो कि यहां पर है, और ये मैग्नेटिक नीडल सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होता, सिर्फ वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है, ताकि एंगल का मेजरमेंट हम लोग कर सकें। इस तरह से यही मूवमेंट कर सकता है। अब इस डीप सर्कल को जहां पर तुम्हें डीप मेजर करना है वहां पर रख दो। तो ये डीप सर्कल, इस डीप सर्कल में जो ये मैग्नेटिक नीडल है, ये देखो तो हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा। इस एंगल को मैं फाई बोलता हूं। हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बनाएगा, उस एंगल को हम मेजर कर सकते हैं स्केल से, क्योंकि यहां पर ग्रेजुएशन किया हुआ है। यही एंगल उस प्लेस पर डिप होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल से मैग्नेटिक नीडल एंगल बनाएगा वही उस प्लेस का डिप होगा। अब इसको डीप मेजर करने के लिए रखते कैसे हैं? इस डीप सर्कल के इस वर्टिकल सर्कुलर स्केल को, ये जो वर्टिकल सर्कुलर स्केल है डीप सर्कल का, इसके प्लेन को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक मेरिडियन में होता है। तो इसलिए हम लोग इस डीप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखते हैं और तब मेजर करते हैं। लेकिन अगर सपोज ऐसा हो कि अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन पता ही ना हो, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन अपने को पता ही ना हो, नहीं पता हो, तो हम कैसे इस डीप सर्कल को रखेंगे? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन से कुछ एंगल पर हो। इन दो कंडीशन में हम लोग डीप मेजर करते हैं। यही अपने को सीखना है यहाँ। जब अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन पता ही ना हो, उस वक्त अपने को डीप मेजर करना रहता है। या फिर अपने को पता हो कि मैग्नेटिक मेरिडियन और डीप सर्कल के बीच कितना एंगल है, उस केस के लिए हम लोग डीप मेजर करते हैं।
लेकिन अगर ये वर्टिकल सर्कुलर स्केल, जिसको मैं बोल रहा हूँ डिप सर्कल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखा हुआ है, तो डायरेक्ट ये मेजर हो जाएगा। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं कि अगर ये वर्टिकल सर्कुलर स्केल मैग्नेटिक मेरिडियन में ना हो तो क्या सिचुएशन होगा। तो मैं यहां लिखने जा रहा हूं, इफ डीप सर्कल is not in magnetic meridian, अच्छा ये डीप सर्कल, ये डीप कैसे मेजर करते हैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि डीप मेजर करने के लिए अपने को वर्टिकल सर्कुलर स्केल या डीप सर्कल, जो भी बोलो, डीप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में रखते हैं। पहले ये मैं लिख देता हूं, इसको कंटिन्यू करता हूं। टू मेजर डीप एट ए प्लेस, डीप सर्कल is placed in magnetic meridian। तो डीप मेजर करने के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में डीप सर्कल को रखते हैं। अब मैं बोलता हूं कि ये डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन के प्लेन में ना हो तो क्या होगा, तो कैसे मेजर करेंगे डीप, उसको मैं लिखने जा रहा हूं। If deep circle is not in magnetic meridian, अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में ना हो then it will not show the correct direction, of magnetic field। जब ये डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन में है ही नहीं तो मैग्नेटिक का डायरेक्शन कैसे करेक्ट शो कर सकता है, नहीं करेगा। इस केस में मतलब ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, इस केस में जो हम लोग डीप मेजर करते हैं उसको बोलते हैं एपरेंट डीप। The angle made by magnetic needle with the horizontal in this plane is called apparent dip। apparent dip तो ये रियल डिप नहीं होता। अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है तो जो डिप मेजर करेंगे उसको एपरेंट डिप बोलेंगे, रियल डिप नहीं है। तो सपोज करते हैं कि ये डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है। सपोज करो कि डिप सर्कल बोर्ड के प्लेन में है और मैग्नेटिक मेरिडियन ये है, ये प्लेन है, ये दिखा रहा हूं मैं, ये प्लेन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और डीप सर्कल के बीच का एंगल कुछ है, इसको मैं मान रहा हूं अल्फा।
वही मैं लिखने जा रहा हूं। इफ एंगल बिटवीन डीप सर्कल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज थीटा, अल्फा मानता हूं, इज अल्फा, देन horizontal component of magnetic field in this plane, इसी प्लेन में, is, इसको मैं BH डैश बोलता हूं क्योंकि इस प्लेन में देख रहे हैं हम लोग। तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन ये है और मान लो ये नॉर्थ पोल इधर आया, ये साउथ पोल है, तो रियली में मेरा नॉर्थ पोल इधर है, इसके अकॉर्डिंग, इस प्लेन के अकॉर्डिंग तो BH इधर है और ये BV है। लेकिन इस प्लेन में इसी को मैं बोल रहा हूं BH डैश, लेकिन रियल में मेरा BH जो है वो ये होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है। तो मेरा BH ये है। तो देखो, तो मैं BH डैश कैसे लिख सकता हूं? इसका ये वाला कंपोनेंट लिखूं BH cos अल्फा, क्योंकि ये एंगल अल्फा है, ऐसे मैं दिखा रहा हूं, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल अल्फा है, तो ये BH है, तो ये BH, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना होगा BH cos अल्फा। तो BH डैश बनेगा कितना BH cos अल्फा। जबकि वर्टिकल कंपोनेंट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। द वर्टिकल कंपोनेंट इज स्टिल VV, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है। अगर मैं मान लूं कि इस प्लेन में एपरेंट डीप फाई डैश है, लेट apparent dip in this plane is phi dash and true dip is phi, then ये apparent dip का कैसे लिखूंगा tan phi dash इक्वल टू, यानी कि ये phi dash, यहाँ भी देख सकते हो phi dash इक्वल टू tan phi dash इक्वल टू VV अपॉन BH डैश। इस VV को यहाँ कर सकते हो ना, tan phi इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BV अपॉन BH डैश। अब BH डैश का वैल्यू अभी निकाला था मैंने, BH cos अल्फा, और देखो तो यही है tan phi, तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं tan phi cos अल्फा। अगर कोई डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल बना रहा हो तो एपरेंट डीप और ट्रू डीप में ये रिलेशन होता है। तो
अगर मान लो तुम्हें ये बता दे कि ये डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल पर है, ये बता दे, और तुम्हें अपरेंट डीप बता दे, तो तुम ट्रू डीप फाइंड कर सकते हो। इसका मैं एक क्वेश्चन भी करूंगा, लेकिन पहले मैं एक कॉन्सेप्ट और है वो फाइंड कर लेता हूं। तो यहां पर अपरेंट डीप और डीप सर्कल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल पता हो तो ट्रू डीप फाइंड कर सकते हैं। सपोज ऐसा सिचुएशन हो, यहां पर हम लोग लोकेट कर पाए कि ये डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल पर है, अगर एंगल दिया हुआ हो तो। लेकिन अगर अपने को ये पता ही ना हो कि डीप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल पर है, तो ट्रू डीप कैसे फाइंड करेंगे? यहां पर तो ये पता है अपने को। अगर ये ना पता हो तो मुझे ट्रू डीप फाइंड करना हो तो क्या करते हैं हम, उसके लिए मैं आगे सिखा रहा हूं। तो पहले मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा और अरेंज करता हूं। इसको 1/tan phi डैश लिखूंगा, तो ये बन जाएगा cos अल्फा अपॉन tan phi डैश, और 1/tan phi डैश cot phi डैश इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो 1/tan बन जाएगा cot phi cos अल्फा, ये रिजल्ट होगा। इसी को मैंने अरेंज कर दिया, इसको मैं इक्वेशन 1 बोल रहा हूं। अब करते क्या है, ये इमेजिन करके रखो कि मैग्नेटिक मेरिडियन मेरा ये है, यही है, और अपने को एंगल नहीं पता, तो मैं मान लिया कि अल्फा एंगल है, पता नहीं है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि पता भी हो और नहीं भी पता हो। तो ये नहीं पता, मान लिया मेरे पास ये नहीं पता, तो मैं मान लेता हूं कि अल्फा है। मैग्नेटिक मेरिडियन और डीप सर्कल के बीच का एंगल अल्फा। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो ये सही है, यही तो मैंने माना था कि अल्फा एंगल है मैग्नेटिक मेरिडियन और डीप सर्कल के बीच का, तो ये रिलेशन मैंने फाइंड किया था। अब हम लोग क्या करते हैं, इस डीप सर्कल को जो अभी ये प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में, इसको 90 डिग्री एंगल से रोटेट कर देते हैं। मान लो ऐसे कर दिए, तो देखो तो ये जो डीप सर्कल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल जो अल्फा था, अब डीप सर्कल ऐसे कर दिया तो मैग्नेटिक मेरिडियन और डीप सर्कल के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा हो गया। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं। सपोज करो यही मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, तो ये एंगल कितना, ये वाला, ये एंगल कितना, अल्फा। अब मैं इस डीप सर्कल को ये रख दिया ऐसे, तो इनके बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, ये अल्फा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस अल्फा। वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो इस डीप सर्कल को 90 डिग्री एंगल से टर्न करने से डीप सर्कल और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, जो अल्फा था। मान लेते हैं कि इस प्लेन में अपरेंट डीप फाई डबल डैश हो जाता है। कौन से प्लेन में, इस प्लेन में। जब इस प्लेन में डीप सर्कल है तो अपरेंट डीप चेंज होकर के फाई डबल डैश हो गया। वही मैं लिखने जा रहा हूं। इफ द डीप सर्कल is turned by 90 degree, then angle between magnetic meridian and deep circle
is 90 minus alpha. Let apparent dip in this plane, in this new plane, is phi डबल डैश. तो देखो तो क्या था, कॉट फाई डैश, अभी रिलेशन वन जो था, कॉट फाई डैश इक्वल टू कॉस फाई, कॉट फाई इंटू कॉस अल्फा. नया डीप कैसा बन गया, फाई डैश. तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिर्फ क्या चेंजिंग आएगा, इस अल्फा की जगह 90 माइनस अल्फा, फाई डैश की जगह फाई डबल डैश, और फाई तो फाई ही रहेगा क्योंकि ये ट्रू डीप है. तो कैसा बन जाएगा, कॉट फाई इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा. बस यहां चेंजिंग होने वाला है, और ये नया डीप, और ये तो ट्रू डीप है. तो क्या बन जाएगा यहां से, कॉट फाई डबल डैश इक्वल टू कॉट फाई इंटू कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा. इसको मैं इक्वेशन 1 बोलता हूं और इसे इक्वेशन 2 बोलता हूं. इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर. दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, कॉट स्क्वायर फाई डैश प्लस कॉट स्क्वायर फाई डबल डैश इक्वल टू कॉट स्क्वायर फाई कॉमन करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा. ये क्वांटिटी 1 होता है. तो अगर दो एपरेंट डिप पता हो तो ट्रू डिप हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अगर अपने को दो एपरेंट डिप पता हो, इसमें अपने को मैग्नेटिक मेरिडियन बिना लोकेट किए हुए, देखो मैंने मैग्नेटिक मेरिडियन को बिना लोकेट किए हुए फाइंड कर लिया. मैग्नेटिक मेरिडियन किधर है उससे कोई मतलब नहीं अपने को. तो हम कह सकते हैं दिस इज मेथड to find true deep without locating magnetic meridian. अब मैं फिर से थोड़ा सा डिप सर्कल बनाता हूं, एक रफ डायग्राम. ये जो डीप सर्कल होता है एक स्टैंड पर होता है. अब ये स्टैंड, इस स्टैंड में एक हॉरिजॉन्टल स्केल भी होता है. ये तो वर्टिकल सर्कुलर स्केल है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल होता है. और स्टैंड दिखा देता हूं मैं. ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल क्यों होता है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि इस डीप सर्कल को 90 डिग्री एंगल से रोटेट करना है. उसी 90 डिग्री को मेजर करने के लिए ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर स्केल लगा हुआ रहता है.
ताकि इस डीप सर्कल को हम जो 90 डिग्री से रोटेट किए हैं उसको मेजर कर सकें। तो ये हो गया अपना डीप सर्कल। अब इससे मैं 2 क्वेश्चन करवाता हूं। बहुत ही सिंपल है, तुम भी फाइंड कर सकते हो। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, वीडियो पॉज करके तुम खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर सॉल्यूशन देखना। तो 2 क्वेश्चन करवा रहा हूं इससे रिलेटेड। पहला क्वेश्चन कैसा है? एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन लिख रहा हूं। द apparent dip is, the apparent dip is 30 डिग्री। फाइंड ट्रू डीप। तो यहां पर देखो तो अपने को लोकेट है कि मैग्नेटिक मेरिडियन कितने एंगल पर है डीप सर्कल से। तो याद करो, अभी फार्मूला मैंने बताया था tan phi dash इक्वल टू tan phi अपॉन cos अल्फा। कॉट से भी लिख सकते हैं, ये फार्मूला यूज करो या कॉट वाला। ये अपने को फाइंड करना है। ये एपरेंट डिप कितना है 30 डिग्री और ये अल्फा कितना है 45 डिग्री। वैल्यू फाइंड कर लो। tan phi इक्वल टू tan phi डैश tan 30 1/√3 cos अल्फा यहाँ मल्टीप्लाई होगा cos 45 1/√2। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। phi इक्वल टू tan इनवर्स 1/√6। सेकंड क्वेश्चन है, a deep circle shows an apparent dip of 60 degree at a place where the true dip is 45 degree. If the deep circle is rotated through 90 degree, what apparent dip will it show? What apparent dip it shows? फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तुम भी बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हो। ट्रू डीप बताया है, एपरेंट डीप एक प्लेस पर का 60 डिग्री है। सॉरी, द डीप सर्कल शोज एपरेंट डीप ऑफ 60 डिग्री। हाँ, एपरेंट डीप 60 डिग्री है, ट्रू डीप 45 डिग्री है। जब 90 डिग्री से डीप सर्कल को रोटेट किए तो नया एपरेंट डीप जो बना उसका वैल्यू कितना? cot phi डैश प्लस cot phi डैश phi डबल डैश इक्वल टू cot phi। ये अपने को पता है। ट्रू डीप कितना है 45 डिग्री। cot 45 1। मान लो ये 60 डिग्री है तो ये नया डीप एपरेंट डीप फाइंड करने के लिए बोल रहा है। tan 60 होता है √3, cot 60 हो जाएगा 1/√3 प्लस cot phi डबल डैश। यहां से देख लेंगे वैल्यू। सॉरी, ये स्क्वायरिंग था, ये स्क्वायरिंग का फार्मूला था। तो कितना हो जाएगा? ये 1/3 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। ये स्क्वायरिंग है।
कॉट स्क्वायर फाइव डबल डैश कितना हो जाएगा 2/3 कॉट फाइव डबल डैश इक्वल टू अंडर रूट 2/3 फाइव डैश इक्वल टू फाइव डबल डैश इक्वल टू कॉट इनवर्स तो दोनों क्वेश्चन इजी थे। एक क्वेश्चन मैं करूंगा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड से। एक क्वेश्चन है अगर अर्थ के मैग्नेटिक डायपोल को मैं ऐसे ट्रीट करूं जैसा कि मैंने डायग्राम में दिखाया था, तो मैग्नेटिक इक्वेटर यही है। एक क्वेश्चन है कि अर्थ के मैग्नेटिक इक्वेटर पर तुम्हें फील्ड दिया हुआ हो, एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3.1 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला होता है। इतना मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड होता है। कहां पर? मैग्नेटिक इक्वेटर पर। क्वेश्चन में भी यही डेटा दे दिया गया है, रफली यही आसपास होता है मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का, जो कि नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ही बनता है। क्वेश्चन ये है कि सपोज करो कि अर्थ का, क्वेश्चन इस तरह से कि सपोज मैग्नेटिक फील्ड एट द मैग्नेटिक इक्वेटर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर इज दिस ऑन अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर। तो तुम्हें यह पूछेगा कि जो मैग्नेटिक डायपोल तुम एज्यूम किए हो, जो सपोज किए हो, उसका डायपोल मोमेंट बताओ। अर्थ के सरफेस पर मैग्नेटिक इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड इतना ऑब्जर्व हो रहा है, तो जो मैग्नेटिक डायपोल तुम एज्यूम किए हो उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ। मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। एक डेटा और दे दिया है कि अर्थ के रेडियस को 6400 किलोमीटर तुम एज्यूम करो। तो हम जानते हैं अगर ये मैग्नेटिक डायपोल है तो उसके इक्वेटर पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना हम जानते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, और वही मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना होने जा रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि BH इक्वल टू, यहां पर का BH इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, μ0/4 पाई 2m नहीं m अपॉन RQ, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा है। अब ये R का वैल्यू अपने को पता है 6400 किलोमीटर, R का वैल्यू 6400 किलोमीटर। इसको SI में कर देंगे, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 10⁻6 मीटर। ये R का वैल्यू, μ0/4 पाई का वैल्यू 10⁻⁻7, BH का वैल्यू ये। तो मैग्नेटिक मोमेंट अपने को कैलकुलेशन करके फाइंड कर लेंगे। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब हम लोग सीखेंगे न्यूट्रल पॉइंट।
न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? सपोज अर्थ के किसी प्लेस पर, मान लो मैं यहीं का बात कर रहा हूं, तो इस प्लेस पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और इसका कुछ मैग्नीट्यूड भी है यहाँ पर, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। किसी मैग्नेट के कारण, किसी भी मैग्नेट के कारण कहीं पर वो रखा हुआ हो, उसके कारण यहाँ पर इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो जाए। उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड बने उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके जस्ट, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट हो। मतलब अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इधर है तो किसी मैग्नेट के कारण उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो और मैग्नीट्यूड बाय सेम हो, तो इस पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। और नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो है जहां पर हो, उसी को बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो प्लेस है जहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किसी मैग्नेट के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के मैग्नेटिक फील्ड के इक्वल एंड अपोजिट हो, ताकि नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड वहां पर जीरो बने। वर्टिकल नहीं, वर्टिकल तो कुछ होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जीरो बन जाए। नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड उस पॉइंट पर जीरो हो जाए। नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड जीरो है तो बोलेंगे हम लोग न्यूट्रल पॉइंट। इसी को मैं लैंग्वेज में लिख रहा हूं। एट ए प्लेस where Earth's horizontal magnetic field becomes equal and opposite to horizontal component horizontal component of equal and opposite to horizontal component of magnetic field of a bar magnet, of a bar magnet. Is called neutral point. तो उस पॉइंट पर नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। एट न्यूट्रल पॉइंट नेट हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। अब हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ क्या है? सपोज किसी रीजन में टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, इसको मैं B1 बोलता हूं, इसको B2। इस रीजन में कोई मैग्नेटिक डायपोल मैं रख दूं, सपोज यही मैग्नेटिक डायपोल का नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता, सिर्फ ये होता, तो मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ना होता,
सिर्फ ये मैग्नेटिक फील्ड होता तो मैग्नेटिक डायपोल अपने आप को इस तरह से ओरिएंट करता। लेकिन अगर दोनों मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ओरिएंट करवाना चाहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर ओरिएंट करवाना चाहता है। इक्विलिब्रियम पर कुछ इस तरह से रहेगा, जो कि इससे भी कुछ एंगल पर होगा, इससे भी कुछ एंगल पर होगा। सपोज ये मैग्नेटिक डायपोल ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अपने आप को इस तरह से ओरिएंट किया कि B1 से थीटा एंगल पर, तो B2 से 90 माइनस थीटा एंगल पर। अगर मैं फोर्स के टर्म में देखूं तो नॉर्थ पोल पर ये इधर फोर्स लगाएगा F2 और ये किधर फोर्स लगाएगा F1। अब दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा वो वही थीटा है, ये थीटा है। तो tan थीटा इक्वल टू F2 अपॉन F1। tan थीटा इक्वल टू F2 अपॉन F1। F2 कितना बोल सकते हैं, इसका मैग्नेटिक पोल, अगर पोल स्ट्रेंथ को M बोलूं तो M इंटू B2 और M इंटू B1 इसके कॉरेस्पॉन्डिंग। tan थीटा इक्वल टू B2 बाई B1, B2 इक्वल टू B1 tan थीटा। यही है टेंजेंट लॉ। ये रिजल्ट ध्यान रखेंगे, बहुत आसान भी है देखना, कोई जरूरी कि याद रखने की जरूरत है, सिचुएशन क्रिएट करके तुरंत देख सकते हैं। ये अगर मैं B1 को जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दूं और B2 को किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस कर दूं, तो रिलेशन को कैसे लिख सकेंगे हम लोग। इफ B1 is Earth's horizontal magnetic field and B2 is magnetic field due to a bar magnet, जिसको मैं B बोलूंगा। बार मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड को B और अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को मैं बोलूंगा BH। तो B इक्वल टू BH tan थीटा, ये फार्मूला मैं लिख सकता हूं। तो ये है टेंजेंट लॉ, और इसको मैंने अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और किसी बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से रिप्लेस करके मैंने रिलेशन को लिखा है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। किस पर बेस्ड है ये? अभी मैंने सिखाया टेंजेंट लॉ, इसी लॉ पर बेस्ड है। बहुत ही सिंपल सिस्टम है ये। तो मैं पहले इसके बारे में लिख देता हूं। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट
used to measure an electric current which is based on tangent law. अब कैसे मेजर करते हैं इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक मैग्नेटिक कंपास बना रहा हूं। इसमें एक मैग्नेटिक नीडल बना रहा हूं मैं। सपोज करो कि अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस तरफ है, तो ये मैग्नेटिक नीडल अपने को किस तरह से ओरिएंट करेगा? इस तरह से। अगर नॉर्थ पोल इधर हो तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में हो, तो अपने को ये नॉर्थ पोल इस तरह से ओरिएंट करेगा, इस कंपास का मैग्नेटिक नीडल। अब मैं क्या करता हूं, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ये था, तो मैं किसी सर्कुलर वायर के कारण एक मैं ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं। इसके अर्थ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता हूं। किसके कारण? वायर के कारण। उसको डायग्राम में मैं दिखा रहा हूं इस तरह से। जिसका सेंटर, इस सर्कल का सेंटर यही है। इसमें करंट मान लो क्लॉकवाइज मैं दिखा रहा हूं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो इस वायर के कारण, और वायर में n टर्न्स हो, नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू n। रेडियस कितना हो इस वायर का? r। तो जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को ये दिखा रहा हूं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को BH ये, और वायर के मैग्नेटिक फील्ड को मैं अंदर दिखा रहा हूं। इस B का वैल्यू कितना बनेगा? मैग्नेटिक फील्ड वायर के कारण अंदर बनेगा, तो B कितना? μ0I/2r। n टर्न्स था n। सपोज करो तो ये डायपोल अपने आप को अब कैसे ओरिएंट करेगा? जो ये ओरिएंटेशन था जब सिर्फ अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, अभी इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, तो अब कुछ एंगल बनाएगा। ये देखो, ये अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो अब अपना ओरिएंटेशन कुछ इस तरह से रखेगा। तो अब देखो तो BS से कुछ एंगल पर बनाएगा। ये डायपोल BS से थीटा एंगल पर है, ऐसा मान लेते हैं हम लोग। तो अभी तुरंत सिखाया था कि tan थीटा को और B को और BH को कैसे रिलेट करते हैं, वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो लिख रहा हूं मैं अप्लाइंग टेंजेंट लॉ। टेंजेंट लॉ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू BH tan थीटा। B कितना है? n μ0I/2r इक्वल टू BH tan थीटा। I इक्वल टू 2BH r tan थीटा अपॉन μ0 n।
यहाँ पर देखो तो अपने को BH पता है, यहाँ पर का वायर का रेडियस पता है, म्यू नॉट का वैल्यू जानते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिया वो जानते हैं। ये डिफ्लेक्शन कितना होगा, ये डिफ्लेक्शन हम लोग मेजर कर सकते हैं। थीटा मेजर हो जाएगा, थीटा मेजर हो जाएगा। तो थीटा मेजर होते ही हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देखो तो करंट फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए हैं इसी का नाम है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। अब यहां से कुछ आगे बढ़ाते हैं, सेंसिटिविटी वगैरह चेक करते हैं इसका। तो इसके लिए यहां से देखो तो इसको मैं कांस्टेंट बोलता हूं, ये कांस्टेंट है, ये तो फिक्स होगा। गिवन वायर के लिए रेडियस फिक्स, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर चेक कर रहे हैं, BH फिक्स, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स एंड म्यू नॉट कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट। जैसा मैं थीटा रखूंगा या जैसा मैं करंट दूंगा उसके अकॉर्डिंग थीटा, या जितना थीटा है उसके अकॉर्डिंग करंट का वैल्यू मेजर कर लेंगे। तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं I प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट है ये, इसको बोलते हैं रिडक्शन फैक्टर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, I इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट बोल देता हूं, K बोल देता हूं कांस्टेंट को, K tan थीटा। अब इसका सेंसिटिविटी को कैसे चेंज करते हैं। सेंसिटिविटी अगर मैं स्मॉल चेंज करंट का करूं, उससे डिफ्लेक्शन जितना कम चेंज करे, जितना कम करंट मैं चेंज करूं और उस स्मॉल करंट चेंज के कारण अगर मुझे डिफ्लेक्शन मिले तो मैं कह सकता हूं कि ये ज्यादा सेंसिटिव टेंजेंट गैल्वेनोमीटर है। मींस अ स्मॉल चेंज इन डिफ्लेक्शन मिले फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करंट के लिए, बहुत कम करंट भी चेंज करे तो इस डिफ्लेक्शन में चेंजिंग मुझे देखे तो मैं बोलूंगा कि ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो सेंसिटिविटी के बारे में लिखता हूं मैं, द सेंसिटिविटी ऑफ ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। The sensitivity of a tangent galvanometer is measured by change in deflection of magnetic needle। change in deflection of magnetic needle for a given fractional change in current, fractional change in current। तो I को मैं क्या लिख रहा था, K tan थीटा। I डिपेंड कर रहा थीटा पर, तो मैं लिख सकता हूँ DI/d थीटा, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ I को थीटा के रिस्पेक्ट में, K सेक स्क्वायर थीटा। तो DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, K सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। इसको 2, इसको 1 बोल रहा हूं मैं, इक्वेशन 2 अपॉन इक्वेशन 1। इससे क्या मिलेगा अपने को, DI/I
इसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल चेंज इन करेंट। और यहां से के से के कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन टैन थीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, डी थीटा इक्वल टू, ये आई था इधर, ये था डी थीटा इक्वल टू, एक कॉस थीटा बच जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा डी आई बाई आई। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको, 1/2 साइन 2 थीटा डी आई बाई आई। फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करेंट, अगर मुझे डिफ्लेक्शन मिले, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मिलेगा उतना ज्यादा सेंसिटिव होगा ये, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन मैं फाइंड कर सकूं उतना ज्यादा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर। तो फॉर गुड सेंसिटिविटी ऑफ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, ये बहुत ज्यादा मिले, किसके लिए, फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल ऑफ करेंट, फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करेंट, फॉर ए गिवन फ्रैक्शनल चेंज ऑफ करेंट, ये गिवन है, उसके लिए ये मैक्सिमम हो, इसके गिवन के लिए, इसके लिए इसका वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। मतलब जब डिफ्लेक्शन अराउंड 45 डिग्री हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर 45 डिग्री के आसपास डिफ्लेक्शन मिल रहा है तो मैं बोल सकता हूं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर is most sensitive when deflection is around 45 डिग्री। जब डिफ्लेक्शन 45 डिग्री के अराउंड हो उस वक्त टेंजेंट गैल्वेनोमीटर मोर सेंसिटिव होता है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।